Hello students, welcome again in class 12th chemistry in surface chemistry. Students, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लायोफोबिक साल के कागुलेशन के लिए 3 मेथड्स देखा था। आज के वीडियो में 2 मेथड और बचा हुआ है जो कि लायोफोबिक साल के कागुलेशन के लिए है। तो आज हम लोग केवल इन्हीं 2 मेथड को इस वीडियो में देखेंगे। बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। तो स्टूडेंट्स 3 मेथड्स हमने पढ़ लिया था फॉर द कागुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट। 4th है आपका बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। डायलिसिस मैंने आपको बताया था डायलिसिस में क्या करते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस से हम कागुलेशन कर सकते हैं या कोलॉइडल सॉल्ट का कागुलेशन हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, ऑन प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्ट are removed completely and colloids become unstable and coagulation takes place। तो अगर बार बार हम डायलिसिस करें तो बार बार डायलिसिस करने से क्या होता है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट। जैसे सपोज करिए कि ये डायलिसिस हम कर रहे हैं, तो डायलिसिस अगर बार बार हम करेंगे तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है उस पर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये चार्ज आते कहाँ से हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं या जो डिस्पर्सन मीडियम लिए होते हैं उसमें जो कॉमन आयन होता है उसी का एडजॉर्प्शन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन अगर हम डायलिसिस की प्रक्रिया बार बार करेंगे तो होगा क्या, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट में निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, और जब हम परसिस्टेंट डायलिसिस करते हैं या इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं तो होता क्या है, निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज दोनों आयन इलेक्ट्रोलाइट के बाहर निकल जाते हैं, और कंडीशन ये हो जाती है कि जो एक लेयर बनी हुई है चार्ज की कोलॉइडल पार्टिकल पर वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वो रिमूव होगा तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है इनका क्या हो जाएगा, कागुलेशन हो जाएगा या एग्रीगेशन हो जाएगा, या ये बॉटम पे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे आकर के सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इससे भी आपका क्या हो जाता है, कागुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट मेथड फॉर द कागुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट इज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दें, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके, बाहर से कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके भी हम कागुलेशन करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होंगे या निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होंगे, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन पाए जाते हैं। तो पॉजिटिव आयन में कौन कौन से हो सकते हैं, Na+, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बेरियम आयन, एल्यूमिनियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज, बेरियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑन द मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट हैं। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं, सल्फेट आयन SO4 2-, PO4 3-, NO3 1-, FeCN6 4-, क्लोराइड आयन Cl 1- आयन। तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनका नेचर कैसा है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या निगेटिवली चार्ज होंगे। तो सपोज करिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज द कोलॉइडल पार्टिकल है, और ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है कैसा है, निगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन है। मीन्स जो कोलॉइडल पार्टिकल है उस पर कौन सा चार्ज पाया जा रहा है, निगेटिव चार्ज। और किसी भी तरह से ये जो निगेटिव चार्ज है अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें तो जो हमारा कोलॉइडल पार्टिकल क्या है वो न्यूट्रल हो जाएगा, और जैसे ही ये कोलॉइडल पार्टिकल न्यूट्रल होगा इसका कागुलेशन हो जाएगा। तो अगर निगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन है, निगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्ट है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, मीन्स अपोजिट चार्ज होना चाहिए उसके ऊपर। तो अगर हम सोडियम आयन Na+ को ऐड करें तो इसका कागुलेशन हो जाएगा, या ये आपका कोलॉइडल पार्टिकल कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा।
तो अगर हम काउंट करें, सपोज करिए ये निगेटिवली चार्ज है, तो काउंट करें कितने इस पे निगेटिव चार्ज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 निगेटिव चार्ज हैं किस पे, कोलाइडल पार्टिकल पर। तो इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो अगर हमको Na+ ऐड करना है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें Na+ आयन हो, उसको ऐड करेंगे तो कितना Na+ ज़रूरत होगी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, 12, क्योंकि 12 निगेटिव को कितना सोडियम आयन न्यूट्रल करेगा, 12 Na+। पोटेशियम अगर ऐड करते हैं तो उसके भी हमको कितने चाहिए आयंस, 12 आयंस चाहिए। बेरियम अगर ऐड करते हैं तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस पर हम 6 बेरियम आयन ऐड करेंगे। एल्यूमिनियम, इस पर कितना है 3 पॉजिटिव चार्ज। तो 12 निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 4 जा 12 मीन्स 4 एल्यूमिनियम आइटम चाहिए, 4 एल्यूमिनियम आयन। और मैग्नीशियम अगर हम ऐड करते हैं मैग्नीशियम आयन तो कितना चाहिए, 12 निगेटिव चार्ज, तो 2 6 जा 12 मीन्स 6 मैग्नीशियम आयन। इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है, उस पर भी कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, इसका कैलकुलेशन करने के लिए जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा होना चाहिए, निगेटिवली चार्ज होना चाहिए। तो SO4 आयन अगर हम इसमें ऐड करें तो SO4 पर कितने निगेटिव चार्ज हैं, 2 निगेटिव चार्ज, तो 6 आयन की ज़रूरत पड़ेगी। PO4 पर 3 निगेटिव चार्ज है, तो PO4 के कितने आयन चाहिए, 3 4 जा 12, यहाँ 4 होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये 4 है, गलत लिखा गया है, आप 4 लिख लीजिएगा, 4 चाहिए। इसी तरह से नाइट्रेट आयन हैविंग सिंगल निगेटिव चार्ज, कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 12, क्योंकि 12 पॉजिटिव चार्ज है तो 12 निगेटिव चार्ज चाहिए। इसी तरह से FeCN6 पे 4 निगेटिव चार्ज है, तो 12 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कितने FeCN6 आयन की ज़रूरत होगी, 3 4 जा 12 मीन्स, या 4 3 जा 12, 3 FeCN6। क्लोराइड आयन की अगर हम इसको ऐड करें तो 12 पॉजिटिव चार्ज के लिए कितने क्लोराइड आयन की ज़रूरत पड़ेगी, 12, क्योंकि इस पर सिंगल निगेटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों हैं, ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, इन सबको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोगुलेटिंग एजेंट या कोगुलेटिंग आयंस, बिकॉज दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। तो कोगुलेटिंग पावर, तो ये जो कोगुलेटिंग एजेंट हैं इनकी अपनी अपनी कोगुलेटिंग पावर होती है। और कोगुलेटिंग पावर है क्या, ये स्टूडेंट्स कोगुलेटिंग पावर किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलाइडल कोगुलेटिंग आयंस या कोगुलेटिंग एजेंट। कोगुलेटिंग एजेंट पे जो नंबर ऑफ चार्ज होते हैं उसी पे डिपेंड करता है कोगुलेटिंग पावर, या इसी को हम बोलते हैं फ्लोक्यूलेटिंग पावर ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग आयन। ये जो कोगुलेटिंग एजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोक्यूलेटिव आयन भी बोलते हैं। तो कोगुलेटिंग आयन, कोगुलेटिंग एजेंट या फ्लोक्यूलेटिंग आयंस, ये सब क्या है, सेम है। तो फॉर निगेटिव सॉल्ट, अगर हम निगेटिव सॉल्ट लें तो जो कोगुलेटिंग एजेंट का कोगुलेटिंग पावर है उसके आर्डर को देखें तो निगेटिव सॉल्ट के लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी, Al3+ की इन कंपेयर टू Mg2+। तो Mg2+ की पावर ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू द Na+, मीन्स नंबर ऑफ चार्ज जिस पे ज़्यादा होगा उसका पावर सबसे ज़्यादा, सबसे कम नंबर ऑफ चार्ज जिस पे होगा उसका सबसे कम पावर। तो निगेटिव सॉल्ट के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर of coagulating agent is Al3+ is greater than Mg2+ is greater than Na+. Like that, for positive salt, the order of coagulating power is FeCN6 4- is greater than PO4 3-. It is minus student. by mistake यहाँ पॉजिटिव लिखा गया है लेकिन PO4 पर 3 निगेटिव चार्ज होता है, इसको निगेटिव आप लिखिएगा। तो FeCN6 4- इज ग्रेटर देन PO4 3- इज ग्रेटर देन SO4 2- इज ग्रेटर देन Cl-। तो स्टूडेंट्स
आपको करना क्या है, केवल ये ध्यान रखना है जिस पे चार्ज ज़्यादा उसका कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा, जिस पे चार्ज कम उसका कोएगुलेटिंग पावर सबसे कम। इसी के आधार पर हार्डी स्कूल्स रूल है। हार्डी स्कूल ने एक रूल दिया फॉर द कोएगुलेटिंग पावर। द इफिशियंसी ऑफ कोएगुलेटिंग एजेंट फॉर कोएगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैरिड बाय आयंस। तो ये हार्डी स्कूल ने अपना रूल दिया था। तो इनका रूल यही है कि जो कोएगुलेटिंग एजेंट की इफिशियंसी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आयंस हैविंग सेम चार्ज, तो क्वेश्चन ये आता है अगर सेम चार्ज दो आयन से हैं, 2 आयंस है हमारे पास और उस पर सेम चार्ज है, तो किसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। जैसे सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस दोनों पर सिंगल सिंगल चार्ज है। तो इसमें अब हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज तो सेम है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोएगुलेटिंग पावर किसका ज़्यादा होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज। जिसकी साइज स्मॉल होगी, स्मॉल द साइज ग्रेटर द फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू। साइज जिसकी छोटी होगी उसका फ्लोक्यूलेटिंग पावर या फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स स्मॉलर द साइज ग्रेटर इज द फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू। तो इसको स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जो हार्डी स्कूल रूल है वो क्या है, एफिशिएंसी ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट फॉर कोएगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैरिड बाय आयंस। तो एक टर्म और आता है कोएगुलेटिंग वैल्यू। कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या है, ये क्या है, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू काज प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सॉल्ट इन 2 आवर्स इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग वैल्यू और कोएगुलेटिंग पावर। तो कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये किसी इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम कंसंट्रेशन है और वो कंसंट्रेशन किस में होना चाहिए, मिलीमोल पर लीटर में, जो रिक्वायर्ड है फॉर द प्रेसिपिटेशन। तो ये मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ अ साल, किसी भी साल के प्रेसिपिटेशन के लिए कितने समय में, 2 आवर में। मीन्स 2 आवर में किसी इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम कंसंट्रेशन मिलीमोल पर लीटर में जो अमाउंट होगा उसी को हम बोलते हैं कोएगुलेटिंग वैल्यू या कोएगुलेटिंग पावर। तो स्मॉलर क्वांटिटी नीडेड, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जितनी कम से कम क्वांटिटी की ज़रूरत होगी फॉर द कोएगुलेशन ऑफ एनी कोलॉइडल सॉल्ट, उसकी पावर क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ग्रेटर इज द कोएगुलेटिंग पावर, मीन्स मिनिमम क्वांटिटी नीडेड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फॉर द कोएगुलेशन ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्ट हैव ग्रेटर कोएगुलेटिंग पावर। So students, that's all for today. We will continue in next video.